फेसबुक लाइव कार्यक्रम से जुड़कर पंचायत राज अधिनियम 2006 धारा और नियमावली के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा अपने तरफ से आप सभी को नमस्कार, आदाब और सलाम। जो भी मित्र आज प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे या यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, जो भविष्य में भी सुनेंगे, उन तमाम साथियों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं कि महत्वपूर्ण समय निकाल करके आप गांव में रहने वाले लोगों का हम विकास कैसे करें, इसके लिए केंद्र और राज्य की सरकार ने जो कानून बनाया, पंचायती राज सरकार का दर्जा जो मिला, हम लोग जानने के लिए प्रतिदिन सुबह 8 बजे एक दूसरा को सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। कोरोना वायरस से देश ही नहीं, पूरा दुनिया इस महामारी, इस वायरस से पीड़ित है। सभी देश अपने अपने तरीके से वैक्सीन देने और दिलाने का कार्य बहुत तेजी से पूरे विश्व में चल रहा है, जिसका हम सबको सहयोग करना चाहिए और कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन कार्यक्रम का सहयोग करके हम सबको वैक्सीन भी ले लेनी चाहिए। चलिए, आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम का बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, ग्राम पंचायत में अस्थायी समिति की क्या भूमिका है। इसको जल्दी हम करेंगे, तब जाकर आज समाप्त एक ही दिन में हम करना चाहते हैं इसको, चूंकि लंबी विषय है। आज ज़्यादा हम इधर उधर की बात कम करेंगे, क्योंकि आप समझ चुके हैं पिछले 15-16 दिनों से यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। वार्ड सभा की चर्चा हम लोगों ने किया, ग्राम सभा की हम लोगों ने चर्चा किया, निगरानी समिति की हम लोगों ने चर्चा किया और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक 4 दिन चली। ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी यानी वार्ड सदस्य और मुखिया की बैठक, और उसमें जितनी भी डिपार्टमेंट है सभी लोग उपस्थित थे और उसमें हम क्या क्या प्रस्ताव ला सकते हैं, ये हम लोग बैठक को देखा है। आज हम बैठक करेंगे अस्थायी समिति क्या है, ग्राम पंचायत में अस्थायी समिति की भूमिका क्या है। थोड़ा इसकी चर्चा कर देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कोई भी सदन का चुनाव जब गांव के मतदाता करते हैं, निर्वाचन आयोग कोई भी चुनाव कराती है, जैसे लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव से 2 सदन हम बनाते हैं। लोकसभा में भी 40+ अस्थायी समिति होता है। जो भी देश के एमपी चुनाव जीत करके जाते हैं, वो लोकसभा के अंदर अस्थायी समिति की गठन होती है और लोकसभा के अंदर जो बहस होती है सांसदों के द्वारा, जो माननीय सांसद प्रधानमंत्री की उपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के सामने अपने विचारों को रखते हैं और उस विचार में जो प्रस्ताव पारित होता है, कोई ऐसा प्रस्ताव लगता है कि सांसद को किस देखना चाहिए, तो जिस विभाग से संबंधित वह प्रस्ताव होगा उस विभाग की अस्थायी समिति होती है और उस अस्थायी समिति में वह प्रस्ताव जाता है और वह पूरे देश में जिस राज्य का समस्या होगा वह स्थल का रिपोर्ट लेने के लिए वह कमेटी जाती है। उसी प्रकार विधानसभा में 20+ अस्थायी समिति है। हमें जो जानकारी है 20 ही है, शायद एक बढ़ा है, जो भी हो। तो 20 अस्थायी समिति विधानसभा के अंदर जितने भी माननीय विधायक जीत के जाते हैं,
किसी न किसी अस्थाई समिति के सदस्य होते ही हैं। तो विधानसभा के अंदर जो माननीय विधायक बहुत बहस करते हैं, आप देखते होंगे विधानसभा की बैठक चल रही है तो उसमें जो प्रस्ताव आती है तो संबंधित विभाग को वह प्रस्ताव जाती है, फिर वह अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ में कोई माननीय विधायक प्रस्ताव ला दिया कि पूर्वी चंपारण जिला में कोई बहुत बड़ा विभाग में, सिंचाई विभाग में करोड़ रुपया की लूट हो गई मान लीजिए, तो वो सिंचाई डिपार्टमेंट का जो अस्थाई समिति होगी स्थल वेरिफिकेशन करने के लिए वह कमेटी टूर पर जाती है। आप देखते होंगे विधायक लोग का कमेटी बिहार भर में घूमती रहती है और फिर वह रिपोर्ट तैयार करके विधानसभा को अवगत कराती है तो कार्रवाई होता है। तो विधानसभा के अंदर भी अस्थाई समिति है, लोकसभा के अंदर भी अस्थाई समिति है, उसी प्रकार से जिला परिषद के अंदर भी अस्थाई समिति 7 होता है। पंचायत समिति के अंदर 7 अस्थाई समिति है। उसी प्रकार उसी कानून के तहत ग्राम पंचायत में भी 6 अस्थाई समिति होता है, जिस 6 अस्थाई समिति के अधिकार को हम जानेंगे। तो अब इस बात से आप जरूर समझ गए होंगे, जो भी आज हमको सुन रहे हैं, शिवभूषण जी, आलोक जी, आनंद जी, श्याम सुंदर जी, आप सबको स्वागत है। आपको सब जितने भी हमारे आज प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं सबका हार्दिक दिल से मैं स्वागत करता हूं। जानिएगा तब हम लोग गांव में जाके चर्चा करेंगे और आने वाला पंचायत चुनाव जो होगा उसमें हम सजग रहेंगे। क्योंकि इसकी समीक्षा भी करिए कि 20 वर्ष 4 बार चुनाव हुआ, 2001 से 2021 में आ गए और अस्थाई समिति बना कि नहीं बना आपके पंचायतों के अंदर इसको जानना चाहिए। अब अस्थाई समिति की भूमिका तो आप एक बार ग्राउंड फिर समझ लीजिए। जो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक 4 दिन से हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो 4 दिनों में वार्ड के सदस्य और मुखिया के बीच में जो बहस होती है और सभी विभाग के लोग बैठे हुए थे, अब बहुत बहस हुआ। और वहाँ मान लीजिए कि एक उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे कोई शिक्षा विभाग, तो वहाँ हेडमास्टर है, कोई वार्ड सदस्य ये बात को कहा कि इस विद्यालय में उपस्थिति को ठीक करने के लिए प्रधानाध्यापक अपने स्तर से कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो यदि प्रधानाध्यापक से जवाब पूछेंगे, मुखिया अध्यक्षता करते हैं ग्राम पंचायत का, तो प्रधानाध्यापक के अगर विचारों से सदन संतुष्ट नहीं होता है, यानी माननीय वार्ड सदस्य जो है संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वह कहेंगे कि नहीं तो ठीक है, तब स्थल वेरिफिकेशन हम करेंगे। जो उस विद्यालय का पोषक क्षेत्र होगा उस पोषक क्षेत्र में हम चलेंगे। तो उस अस्थाई समिति क्या है, तब शिक्षा समिति एक है। अब शिक्षा समिति के जो वार्ड सदस्य अध्यक्ष होंगे उसकी सेक्रेटरी कौन होगा, जब हम प्रशिक्षण देंगे तो बताएंगे आगे। अब वह जांच करने जाएगी। अब वह जांच स्थल की जांच करेगी, निरीक्षण करेगी, पर्यवेक्षण करेगी और वो अपना प्रतिवेदन तैयार करेगी, रिपोर्ट तैयार करेगी और फिर अगली ग्राम पंचायत की जो बैठक होगी, हर 2 महीना पर होना है, मैं बता चुका हूं। तो उस अगली ग्राम पंचायत की बैठक में वह प्रस्ताव रखेगी और उस पर फिर समुचित कार्रवाई होगा और वही कार्रवाई करने के लिए अस्थाई समिति की गठन होती है। अस्थाई समिति जिस ग्राम पंचायत में नहीं होगा उस ग्राम पंचायत को समझ लीजिए यह मृत है। उस ग्राम पंचायत का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कोरम पूरा किया गया 5 बरस और फिर चुनाव आ जाएगा। तो अस्थाई समिति जब नहीं होगा तो स्थल वेरिफिकेशन नहीं होता है, स्थल का जांच नहीं होता है। तो जब तक माननीय वार्ड सदस्य स्थल पर नहीं जाएंगे पदाधिकारियों के साथ, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब इतना कहने का मतलब है, इसलिए अब तेजी से हम निकल जाएंगे, इतना बात आपके दिमाग में बैठ गया होगा। तो अब चलिए, ग्राम पंचायत में 6 अस्थाई समिति होती है। जैसे मंत्रालय समझ लीजिए इसको, हर अस्थाई समिति में डिपार्टमेंट बटा हुआ है कि कौन अस्थाई समिति किस डिपार्टमेंट को देखेगी। जैसे पहला है आपको योजना समन्वय एवं वित्त समिति। योजना समन्वय एवं वित्त समिति में जैसे पिछला बार हम लोग 22 गो धारा का प्रशिक्षण दिए, ग्राम पंचायत में कितना विषय पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो
वित्त योजना समिति जो है, समान योजना वित्त समिति, ये बाकी 5 अस्थायी समिति के समन्वय को स्थापित करना, उसको भी गाइड करना, क्योंकि बहुत पावरफुल है ये। और जो डिपार्टमेंट बाकी 5 अस्थायी समिति से छूट जाएगा, वह सब इस समिति को देखना रहता है। जैसे मुख्यमंत्री कैबिनेट का वितरण करते हैं तो सब मंत्री को डिपार्टमेंट बांट देते हैं, आज जो छूट गया सो मुख्यमंत्री का होता है। उसी तरह से योजना समन्वय और वित्त समिति के जो वार्ड सदस्य मेंबर होंगे और जो अध्यक्ष होंगे, ये किसी भी डिपार्टमेंट को देख सकते हैं जो आवंटन नहीं हुआ हो, ये कह रहा है। और धारा 22 में जो 31 को हम लोग विभाग की चर्चा किए थे, उस विभागों को मजबूती से देखना और सभी अस्थायी समिति से समन्वय को स्थापित करना। कोई वित्तीय गड़बड़ी हो गया हो किसी डिपार्टमेंट में, पंचायत के अंदर मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट हो, किसी विद्यालय पर आरोप लग गया कि पैसा की लूट हो रही है, आपको मनरेगा में लूट हो रही है, कहीं कोई भ्रष्टाचार की बात, ईंट का सोलिंग 2 नंबर लग रहा हो, पुलिया घटिया बन रहा हो, तो ये कमेटी स्थल वेरिफिकेशन के लिए जाएगी और फिर रिपोर्ट करेगी। जैसे ग्राम सभा में निगरानी समिति था, ग्राम पंचायत में इसी को अधिकार है स्थल वेरिफिकेशन करने का। और अन्य समिति के कार्यों को देखना। तो इसका अध्यक्ष कौन होगा आगे हम बताएंगे, अध्यक्ष कौन होगा, उसके सदस्य कौन होंगे। तो ये अस्थायी समिति में दूसरा है उत्पादन समिति। अब उत्पादन समिति में कृषि डिपार्टमेंट, पशुपालन विभाग, डेयरी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, वानिकी संबंधी प्रक्षेत्र, वन उद्योग, खादी, ग्राम, कुटीर उद्योग, अभी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चला हुआ है, गरीबी उपशमन संबंधी कार्यों को करने के लिए उत्पादन समिति है। अब कृषि डिपार्टमेंट में भारी बहस हुआ वार्ड सदस्य और मुखिया के बीच में। कृषि डिपार्टमेंट कौन कौन योजना चला रही है, हम पहले भी जिक्र किया था। तो वहाँ किसान सलाहकार की विचारों से वार्ड सदस्य अगर संतुष्ट नहीं हुए होंगे, हॉर्टिकल्चर में क्या आप कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में क्या कर रहे हैं, आपको जो है कौन कौन योजना में सब्सिडी आ रही है, बोरिंग का क्या स्थिति है, तो इस स्थिति में यदि वार्ड सदस्य संतुष्ट नहीं होंगे तो जो किसान सलाहकार हैं या पशुपालन विभाग में जो पदाधिकारी होंगे, मत्स्य पालन के लिए आपने क्या किया, अगर उसकी जांच करने के लिए एक उत्पादन समिति जो है पंचायत में जो निर्णय होगा तब यह जांच करने जाएगी, निरीक्षण करने जाएगी। और देखने के बाद में जो सच्चाई सामने आ जाएगा तो उस दिन रहेंगे किसान सलाहकार, इसकी एक सेक्रेटरी कोई पदाधिकारी होगा। अब इसको तो पहले रखना चाहिए कानून में, लेकिन चलिए बाद में समझाएंगे। तो कमेटी कैसे बनेगी, उत्पादन समिति के कौन अध्यक्ष होंगे, कौन सदस्य होंगे और कौन सेक्रेटरी होगा, ये हम आगे बताएंगे। तो यह उत्पादन समिति इतने डिपार्टमेंट को देखेगी। सामाजिक न्याय समिति क्या है, तीसरा है सामाजिक न्याय समिति। यह अनुसूचित जाति से संबंधित कमजोर वर्ग के शैक्षणिक शिक्षा कैसे ठीक हो, आर्थिक रूप से कैसे ठीक हो, सामाजिक रूप से कैसे ठीक हो, सांस्कृतिक और अन्य हितों की उन्नति से संबंधित सब डिपार्टमेंट की चर्चा मैंने किया है। और उसमें जो विचार आती है, अगर माननीय वार्ड सदस्य संतुष्ट नहीं होते हैं, अनुसूचित जाति के लिए जो काम हो रहा है पंचायतों के अंदर, उसको मनरेगा में रोजगार मिल रहा है कि नहीं, उसको जो तमाम सब्सिडी की कई योजना है जिसकी चर्चा हम करते रहते हैं, आगे भी होगी, तो इसकी उसकी न्याय उसके साथ मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो यह कमेटी स्थल जांच करने जाएगी और स्थल जांच करके फिर ग्राम पंचायत की अगली बैठक में रखेगी। यही रोटेशन है, हर बार ग्राम पंचायत की बैठक होगी, हरदम विभाग और वार्ड सदस्यों के बीच में मैटर फंसेगी तो फिर स्थल जांच होगी। अब कोई इसमें आपको जन वितरण के इसी में अनुसूचित जाति के लोगों को ज़्यादा खाद्यान्न का गड़बड़ी होता है, तो जन वितरण के दुकानदार ग्राम पंचायत की बैठक में बैठे हैं, वार्ड सदस्य उसके बीच में बहस होगा तो कभी कभी लगता है कि झगड़ा हो जाएगा, तो अध्यक्षता मुखिया जी करते हैं, तो तुरंत मुखिया जी कहेंगे रुकिए रुकिए इसको हम जांच करवा लेते हैं। तो क्या करेंगे, ठीक है भाई, आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें सामाजिक न्याय समिति स्थल जांच करके अगली बैठक में रिपोर्ट लाएगी। तो ये एक कमेटी है,
उसके वार्ड सदस्य कोई ना कोई वार्ड सदस्य अध्यक्ष होंगे, उनके साथ मेंबर होगा। अब फिर वो जांच करने जाएगी तो अब समझ लीजिए वह विभाग कितना हरकत में रहेगा। यही वार्ड सदस्य का अधिकार है। यही बिहार में हमको लगता है कि नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि अभी हम कारण स्पष्ट करने के लिए हम प्रशिक्षण में नहीं है, हम जानकारी बढ़ाने के लिए हैं कि यह ग्राम पंचायत में हो रही होगी तब तो बहुत अच्छा, और नहीं हो रही होगी तो जो कहता है कि हम बहुत विकास करते हैं वो झूठ बोलता है, साफ झूठ बोलता है। वो समय काट लिया 5 वर्ष समझ लीजिए, इसके अलावा उसकी कोई भूमिका नहीं है। कई मुखिया तो हमको फोन किया, आप सबको जान के ताजुब होगा कि भैया इतना अधिकार है, हम नहीं जानते थे, नहीं तो हम करते। हम इस बार जो है आपको बुलाएंगे, इस बार तो इतना पावर है, हम लोगों को तो कभी देखवे नहीं किए, हमको तो वीडियो नहीं बताया। तो हमने इशारे में कहा कि वीडियो आपको बता देगा तो 5 रुपये दीजिएगा, वीडियो सब बात क्यों बता देगा, वो पढ़ के आया है ना। जिस दिन पंचायती राज धरातल पर उतर जाएगी तब पदाधिकारियों का क्या मतलब है, वो तो सब ऐसा ही घूमेगा बुआएगा पंचायत प्रतिनिधियों के पीछे पीछे। लेकिन हम आप कानून को नहीं समझते हैं, इसलिए मैं निर्णय लिया हूं कि घर में बैठ करके फेसबुक से जुड़ करके ही देखता हूं कितना ज्ञान बढ़ता है। हमको तो लगता है कि लाखों लाख लोग देख रहे हैं, आप सब शेयर करिए हमारे पेज को, जहां देखिए इसको शेयर करिए। चूंकि मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, हकीकत बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। हम कोई यूट्यूब पर आके कहीं से ट्रेंडर नहीं है, हवा पानी में किताब पढ़कर बोल दिए। हम भी किताब से बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, इसकी कैसे चैनल बैठाइएगा, इसको हम बोल रहे हैं। अन्य जातियां वर्गों की सामाजिक अन्याय, सभी प्रकार के शोषण से बचाने का भी कार्य करेगी। ये सामाजिक न्याय समिति बहुत मजबूत समिति है, माने तमाम गरीबों के उत्थान के लिए यह कमेटी काम करती है। महिलाओं एवं बच्चों का कल्याण, बाल विकास जो हमने डिपार्टमेंट की चर्चा किया था, आंगनबाड़ी की सेविका है। अब कोई ग्राम पंचायत की बैठक हो रही है, मुखिया जी के सामने वार्ड सदस्य प्रस्ताव लाया, हम जिस वार्ड में है आप आंगनबाड़ी की सेविका है, आपका आंगनबाड़ी तो कभी चलता ही नहीं है। मान लीजिए बड़ा आरोप हो गया भाई, कोई वार्ड सदस्य लगा देते हैं, तब तो वहां आंगनबाड़ी की सेविका बर्दाश्त नहीं करेगी, वो सकार लेगी, तब तो फांसी पर चढ़ जाएगी। वो नहीं भी अगर पढ़ाती होगी तो बैठक में तो साफ बोलेगी कि हमारा तो एकदम टाइमली चलता है। ये वार्ड सदस्य झूठ बोलते हैं। तो कभी कभी स्थिति आ जाएगा कि वार्ड सदस्य और आंगनबाड़ी की सेविका को मार हो जाएगा, तुरंत मुखिया जी कहेगा रुको 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 रुको, ऐसे थोड़े होता है। सामाजिक न्याय समिति को हम भेज देते हैं, वो स्थल जांच करके बता देगी। तो जिस गांव में आंगनबाड़ी केंद्र चलता है, तो यह जो कमेटी होगी सामाजिक न्याय समिति, जो उसके माननीय अध्यक्ष बनेंगे, जो आगे बता देंगे, वह कमेटी जाएगी गांव में, एक एक बच्चों के पिताजी से बात करेगी। चूंकि उसमें 40 बच्चे पढ़ते हैं, 40 0 से 3 वर्ष के बच्चों को पोषाहार मिलता है, गर्भवती महिला को पोषाहार मिलता है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और वह जो रिपोर्ट तैयार करेगी कमेटी, फिर अगली बार ग्राम पंचायत की बैठक में रखेगी, फिर आंगनबाड़ी की सेविका सामने है। अब मान लीजिए वो पकड़ा गई, अब यहाँ फिर मुखिया जी पूछेंगे रिपोर्ट यह कह रहा है, फिर भी आपको कुछ कहना है, तो कहेगी जी लो बेईमानी किया है। फिर एक बार स्पष्टीकरण मुखिया जी चिट्ठी निकालेंगे, उनको अधिकार है। अच्छा, फिर इस बार आप जवाब दीजिए क्या देना चाहती हैं। अब मन में कार्रवाई करना हो तो उसी दिन उनको खत्म कर दीजिए, निलंबित कर दीजिए, सेवा समाप्त करने के लिए लिख दीजिए गवर्नमेंट को, आंगनबाड़ी की सेवा, उस सेविका की सेवा समाप्त हो जाएगी। तो ये सारे अधिकार ग्राम पंचायत को है कि आंगनबाड़ी केंद्र को आप बंद करा देना चाहते हैं, कि चलाना चाहते हैं, विद्यालय खोलना चाहते हैं कि विद्यालय को बंद करना चाहते हैं, जन वितरण प्रणाली के दुकानदार को सब खाद्यान्न बेचवा देना चाहते हैं। अब कोई डीलर खाद्यान्न बेच लेता है, गांव का लोग घूमता है एसडीओ के यहाँ, तो हम कभी कभी बैठा जाते हैं कलेक्ट्रेट में, तो हम मने मने हंसते भी रहते हैं कि क्या हो रहा है इस देश के अंदर। अरे कलेक्टर एसडीओ क्या करेगा, जन वितरण प्रणाली के दुकानदार को माल टाल लेगा कुछ कार्रवाई करके आपके कंप्लेंट पर, यही तो करेगा। अब फिर 6 महीना में खोल देगा। अरे ग्राम पंचायत कार्यकारिणी इज द सक्षम पदाधिकारी, एकरा से ज्यादा अधिकार केकरो नहीं खे। ग्राम पंचायत ही काफी है जन वितरण प्रणाली के दुकानदार को सस्पेंड कर देना। ग्राम पंचायत को अधिकार आंगनबाड़ी की सेविका की सेवा समाप्त कर देना, लिख देगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। पढ़िए, कानून पढ़िए।
लेकिन अस्थाई समिति का बिना प्रयोग किए हुए अगर कोई मुखिया वार्ड सदस्य चिट्ठी निकाल देगा सस्पेंड हो गई तो हास्यास्पद मजाक का विषय हो जाएगा। घेरना पड़ता है, कानून में नचाना पड़ता है। कार्यकारिणी की बैठक में बुलाइए तब ना अस्थाई समिति जाएगा। अस्थाई समिति भेजबे नहीं कीजिएगा तो पदाधिकारी पर क्या अंकुश लगाइएगा। एक बार अस्थाई समिति का बैठक दौड़ाइए ना, पढ़ लिख के सब विभाग वाला आया, एक के दिन में वो समझ जाएगा कि ओ ग्राम पंचायत होशियार है, यहाँ मैनेज करके चलना होगा। ब्लॉक का प्रमुख होशियार होगा तो बीडीओ जो है पहले ही समझ जाता है कि ये कितना पानी में है बेटा, तो पानी जान जाएगा हमारा आपका, उतने लेवल पर डिप्टी कलेक्टर ना है। डीडीसी को पता है कि जिला परिषद का अध्यक्ष जो है कितना जानकार है, उसको पता है उतना ही दाम लगाएगा। तो आइए, इसीलिए इसमें विशेषज्ञ का भी जगह है। शिक्षा समिति आ गया, प्राथमिक माध्यमिक जन शिक्षा पुस्तकालय सांस्कृतिक कार्यकलापों से संबंधित कार्यों को करने के लिए शिक्षा समिति है। अब शिक्षा डिपार्टमेंट में कोई भी प्रस्ताव आता, मिडिल स्कूल हो, प्राथमिक विद्यालय हो, सांस्कृतिक के क्षेत्र में, तो ये शिक्षा समिति इसके लिए अधिकृत है। इस पर बहुत बोले हैं इसलिए आगे बढ़ते, आप सब समझ गए होंगे। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण ग्रामीण स्वच्छता समिति, अब समझ गए, स्वास्थ्य विभाग है, पीएचडी है, गांवों की स्वच्छता कैसे रहे, ये विभाग का जितना काम होगा यह लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति है। इसका जो अध्यक्ष होंगे इस डिपार्टमेंट का काम को ही करेंगे। लोक निर्माण समिति, आप देखिए कितना सुंदर विषय है। ग्रामीण आवास जलापूर्ति स्रोत सड़क आवागमन अन्य माध्यमिक ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क का मामला हो, आवास का मामला हो, विद्युतीकरण का मामला हो, यह जो है लोक निर्माण समिति करती है। मैं निर्माण से संबंधित गांव में सड़क आरईओ डिपार्टमेंट बना रहा है, अब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बना रहा है, इस कमेटी के सेक्रेटरी बता देते हैं आरईओ का ही जूनियर इंजीनियर मैक्सिमम जगह इसी का सेक्रेटरी होता है। 4 नंबर का ठेकेदार ईटा बालू सीमेंट ईटा का प्रयोग करके चल जाता है, और वार्ड सदस्य को पता नहीं कि इसका हाकिम हम ही हैं। तो क्या होगा इस पंचायती राज का? ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में आरईओ का यानी ग्रामीण कार्य विभाग का सहाय क्या बोलता है, कनीय अभियंता रहेगा, जूनियर इंजीनियर इस कमेटी की सेक्रेटरी होता है, कलेक्टर उसी को बनाएगा, हम जानते हैं, या किसी इंजीनियर को ना बनाइएगा। लोक निर्माण समिति का सेक्रेटरी कोनो हेडमास्टर को बना दीजिएगा। ये भी आ रहा है आगे जो कौन किसका सेक्रेटरी बनाएंगे कलेक्टर साहब। तो लोक निर्माण समिति अगर समझता है कि गांव में आरईओ का ठेकेदार अगर 2 नंबर सड़क बना रहा है तो यहाँ जूनियर इंजीनियर करेगा हम स्थल देखेंगे। पूरा निर्माण से संबंधित काम इस कमेटी द्वारा, इस कमेटी में तनी विद्वान लोगों को बनाना चाहिए। ग्राम पंचायत के मुखिया को ही अधिकार होता है कि किस कमेटी का कौन अध्यक्ष होगा। अरे इतना अधिकार ना देगा तो वार्ड सदस्य मुखिया के पीछे पीछे क्या लगेगा। मुख्यमंत्री ने जानते हैं कि किस विधायक को मंत्री बना देना है। अब मंत्री बनाने के बाद कौन विभाग कौन चलाएगा, पढ़ा लिखा नहीं हो, अब विभाग दे दीजिए वित्त मंत्री, तो कैसे चलाएगा। तो मंत्री जानता है, घर का गार्जियन मुख्यमंत्री होते हैं, उसी तरह मुखिया मुख्यमंत्री है पंचायत के, उनको पता है कि मेरा कौन वार्ड सदस्य जो है शिक्षा समिति के लायक है, कौन लोक निर्माण समिति के लायक है, कौन जो है सामाजिक न्याय समिति के लायक है, कौन उत्पादन समिति के लायक है, कौना को किसमें मेंबर बना दे, ये मुखिया जी को पता रहता है। अब चलिए अब ये समझ लीजिए, अब 5-7 मिनट समय है, उसमें हम कोशिश करते हैं कि आप जान जाइए कि समिति कैसे बनेगी। अब समिति का इतना अधिकार है, आज समिति कैसे बनेगी तो जानना चाहिए। हर समिति का एक अपना अध्यक्ष होगा, लेकिन एक जो समिति है, पहला समिति योजना समन्वय और वित्त समिति, तो उसका अध्यक्ष जो है मुखिया होगा। उससे पहले एक है, समझ लीजिए, हर समिति का एक अध्यक्ष होगा और 2 मेंबर, यानी 3 से 5 से ज्यादा नहीं होगा। मैक्सिमम 5 आदमी की एक कमेटी बनेगी, 3 आदमी कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 5 आदमी, उसी में से एक अध्यक्ष होगा। ठीक है, क्लियर। प्रत्येक समिति अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु विशेषज्ञों एवं जन प्रेरित व्यक्तियों में से 2। अब आइए, जैसे एक अध्यक्ष हो गया, 2 सदस्य हो गया।
एक अध्यक्ष हो गया 3 गो सदस्य हो गया, एक अध्यक्ष हो गया 4 सदस्य तक बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनाइएगा। तब 5 हो गया, चाहे 3 होगा, चाहे 4 होगा, चाहे 5 होगा। अब कहता है कि भाई इतना बड़ा बड़ा काम करना है, चूंकि अस्थायी समिति को अधिकार थोड़ा कानून में ज्यादा दे दिया गया है, देना भी चाहिए, तो वहां अगर स्थल जांच करने जब जाइएगा तो कानून बनाने वाला भी बड़ा ध्यान रखता है। कानून बनाने वाला देखा कि हो सकता है कि हमारे माननीय वार्ड सदस्य जो जीत के आए होंगे वो महिला होगी, हो सकता है कि अनपढ़ होगी। प्रजातंत्र में अधिकार है कि हम एको अक्षर ज्ञान नहीं है, हमारा 21 साल का उम्र है तो हम वार्ड सदस्य में चुनाव जीत सकते हैं, 18 साल का उम्र हो गया तो हम वोट दे सकते हैं, लेकिन हम तो भाई पढ़े नहीं। तो इसमें कह रहा है कि 2 व्यक्ति को अपने पंचायत के अंदर बाहर 2 विशेषज्ञ लोगों को आप अस्थायी समिति के मेंबर बना सकते हैं जो चुनाव नहीं जीता हो। यह मुखिया का अधिकार है। तो कई जगह बिहार में हम लोगों ने वीडियो को समझा बुझा करके अस्थायी कमेटी बनाए थे। अब इसमें भी लोग बेईमानी कर दिया। क्या कर दिया? तो जो पत्नी जीती हुई है और पत्नी को मेंबर बना दिया और उसके पति को विद्वान मान करके उसका अस्थायी समिति का सदस्य बना दिया। इससे नहीं होगा, यही बेईमानी मत करिएगा आप लोग कि अब ओकरा हस्बैंड के इसमें सदस्य बना दीजिए। नहीं, उस पंचायत के किसी 2 व्यक्ति को, विद्वान को, यानी 6 अस्थायी समिति है तो 12 लोगों को आप एडजस्ट कर सकते हैं जो लगता है कि ये रिटायर्ड है। अब लोक निर्माण समिति का सदस्य बनाना है तो आपके पूरे पंचायत में कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट से कनीय अभियंता, सहायक अभियंता से रिटायर किया हो, उसको मेंबर बना दीजिए, मियाज ठीक कर देगा सब डिपार्टमेंट को। शिक्षा समिति का मेंबर बना दीजिए, कोई हेडमास्टर रिटायर किया हो, कोई विद्वान लोग हो, उसको बना दीजिए। यानी 6 कमेटी में 2-2 आदमी को सामाजिक लोगों के बीच से, विद्वान लोगों के बीच से आप मेंबर बना सकते हैं, ये कह रहा है। तो 2 गो हो गया और 4 गो 5 गो अगर इधर बनाए हैं तो 5 2 7 आदमी की कमेटी हो गई। अब देखिए आगे, योजना समन्वय वित्त समिति का पदेन सदस्य अध्यक्ष मुखिया होगा। ये सरकार ही तय कर दिया। योजना समन्वय और जो वित्त समिति है, चूंकि वो बड़ा मजबूत कमेटी है, इसीलिए उसका अध्यक्ष मुखिया को ही फिक्स कर दिया। इसका कोई इसमें तब्दीली नहीं होगा और वह निर्वाचित सदस्यों में से प्रत्येक समिति के लिए अध्यक्ष नामित करेगा। और जो माननीय वार्ड सदस्य चुनाव जीते हैं, बाकी जो 5 गो कमेटी है उसका अध्यक्ष नॉमिनेट करने का अधिकार मुखिया को है कि किस समिति का अध्यक्ष कौन वार्ड सदस्य होगा। वित्त समिति सहित 3 से अधिक समिति के अध्यक्ष का प्रभार मुखिया नहीं रखेगा। आप देखिए, मुखिया को एक और अधिकार दे दिया। योजना समन्वय वित्त समिति के अध्यक्ष तो मुखिया होंगे ही, अब बच गया 5 गो। अगर मुखिया को लगता है कि 2 गो और हम रख लें, जैसे मुख्यमंत्री को मन करेगा तो 5 को कैबिनेट मंत्री बना करके चला लेंगे और सब डिपार्टमेंट अपने रख लेंगे, तो मुखिया को भी लगता है कि 2 गो डिपार्टमेंट और रख लेना चाहिए, 2 गो समिति, तो वो रख सकते हैं। यानी मुखिया 3 कमेटी के अध्यक्ष हो सकते हैं। एक तो सरकार ही फिक्स कर दिया है और 2 अपने मन से और कोई चुन ले सकते हैं अगर चाहेंगे तब। आज चाहते हैं कि ना हम वार्ड सदस्य को सब अध्यक्ष बना देंगे, तो मुखिया के ऊपर निर्भर करता है। भाई वो भी 10,000 वोट से चुनाव जीत के आते हैं, उनको लगता है कि हम अध्यक्ष रहेंगे तो ज़्यादा काम होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको लगता है कि अलग अलग सब अध्यक्ष बना देते, एक को हम रखेंगे, तो मुखिया का स्वतंत्र अधिकार है। परंतु कि प्रत्येक समिति में कम से कम 1 महिला, 6 कमेटी में 1 महिला सदस्य अनिवार्य है। और फिर कह रहा है, यदि कोई माननीय सदस्य अनुसूचित जाति के उपलब्ध है 6 गो, तो 6 कमेटी में 1 डाल दीजिए। अगर 4 हैं तो 4 गो में 1 डाल दीजिए। कोशिश कीजिए कि शेड्यूल कास्ट के 1 सदस्य हर कमेटी में रहें, ये मुखिया का अधिकार है। जहां तक संभव हो, ग्राम पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य 3 समिति से अधिक में नहीं रहेगा। आप देखिए, अब कहीं कोई वार्ड सदस्य मुखिया जी के बहुत करीबी हो या धाकड़ हो, तो भी मुखिया जी 1 वार्ड सदस्य को 3 कमेटी से ज्यादा में नहीं रख सकते हैं। 3 ही कमेटी का मेंबर बना सकते हैं। 3 से ज्यादा, 6 कमेटी है, याद रखिएगा। 1 वार्ड सदस्य मैक्सिमम 3 कमेटी में रह सकता है। किसी में अध्यक्ष है, किसी में सदस्य है, हो सकता है।
पांचवा, हाँ देखिए ये असली चीज है। पंचायत सचिव योजना समन्वय वित्त समिति का सचिव होगा। अब मुखिया जिस कमेटी के अध्यक्ष सरकार ही घोषणा कर दिया उसके सेक्रेटरी पंचायत सेवक होंगे। और बाकी भी यदि कमेटी को मुखिया लेते हैं तो उसके लिए क्या होगा, वार्ड सदस्य जिसका अध्यक्ष होगा उसके लिए क्या होगा, जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा इसके लिए प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी अन्य अस्थायी समिति के सचिव के रूप में कार्य करने के लिए किसी सरकारी सेवक को नामित करेगा। आप देखिए, अब ग्राम पंचायत में मुखिया निर्णय करेंगे कि कमेटी के कौन अध्यक्ष होंगे, और जैसे ही 6 कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य मुखिया बना देंगे, अब उसको पंचायत सेवक चिट्ठी लिखेंगे बीडीओ को। अब यह 4 लाइन, लेकिन किताब पढ़िएगा तो थोड़ा समझ में आता है, हम यही ना काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल अनुभव। तो अब पंचायत सेवक एक चिट्ठी लिखेंगे बीडीओ को, कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी को, कि मेरे यहाँ अस्थायी समिति की गठन हो गई है, इस अस्थायी समिति में सचिव की मनोनीत करने का आदेश दिया जाए। अब बीडीओ क्या करेंगे, चूंकि उनका अधिकार नहीं है, ये कलेक्टर का अधिकार है, तो कलेक्टर को चिट्ठी लिखेंगे बीडीओ। वो कलेक्टर को नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। सिस्टम है, तो इतना चीज किताब में थोड़ा लिखाता है। तो बीडीओ लिखेंगे जिला पंचायती राज पदाधिकारी को, ये यहाँ फलाने पंचायत में अस्थायी समिति की गठन हो गई है, उसकी सचिव की नियुक्ति करने का आदेश निर्गत किया जाए। अब जिला पंचायती राज पदाधिकारी संचिका बनाएगा, कलेक्टर को लिखेगा, और कलेक्टर स्वयं अस्थायी समिति के सचिव बनाने के लिए अधिकृत है। लेकिन जिला की बड़ी समस्या हो जाएगी, दिन भर इसी में लगा रहेगा कलेक्टर। तो कलेक्टर को अधिकार दे दिया कि ज़्यादा अगर लोड हो तो आप अपना अधिकार किसी पदाधिकारी में भेस्ट कर दीजिए। अब कई पंचायती राज पदाधिकारी अब वो जाने कलेक्टर किसको करेगा कि अपने करेगा, यानी कलेक्टर किसी को अधिकार दे देगा तो मन में रखिए वो कलेक्टरे किया, क्योंकि कानून में कलेक्टरे को अधिकार है, जिला पदाधिकारी को अधिकार है कि किस पंचायत अस्थायी समिति का सेक्रेटरी कौन होगा। क्योंकि अस्थायी समिति का सेक्रेटरी हरदम समझिए पदाधिकारी ही होगा, सरकारी पदाधिकारी ही होते हैं। अगर अस्थायी समिति के सेक्रेटरी पदाधिकारी नहीं होंगे तो वो स्थल जांच करते रह जाएगा, इसका कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मुखिया के अकेले लिखने का कोई औचित्य नहीं है। वार्ड सदस्य कोई चिट्ठी कार्रवाई के लिए लिख देगा तो आम जनता जिस तरह से कंप्लेन करती है, मुखिया भी अगर कलेक्टर को लिख दे कि मेरे पंचायत के अंदर जो है मान ली स्वास्थ्य विभाग में एएनएम ठीक काम नहीं करती है, तो कलेक्टर हंसेगा। वो तो आम जनता भी लिख देगा, कलेक्टर को तो उतना ही वैल्यू होगा, आप मुखिया भी लिख देंगे तो वही वैल्यू होगा। लेकिन कार्रवाई करने के लिए, समाधान के लिए ग्राम पंचायत के निर्णय को पंचायत सेवक ही चिट्ठी निकाल सकता है। चिट्ठी कभी पंचायत जनप्रतिनिधि को नहीं निकालना चाहिए। इसलिए अस्थायी समिति में सरकारी पदाधिकारी है। तो अब ग्राम पंचायत के समान मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण, नियंत्रण के अधीन अस्थायी समिति उपरोक्त कार्यों को करेगी। अब देखिए, हम हरदम बोल रहे हैं ग्राम पंचायत के समान मार्गदर्शन में, यानी ग्राम पंचायत में जितनी भी निर्णय हुई है उसी निर्णय के आलोक में अस्थायी समिति कार्य करेगी। तो हम सीधा बोल रहे हैं। तो अब ये विषय का एक बार सारांश देकर के हम समाप्त करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था अस्थायी समिति। 6 अस्थायी समिति होती है। 6 अस्थायी समिति का एक का तो कलेक्टर, एक तो मुखिया अध्यक्ष होते हैं, 5 गो का वार्ड सदस्य अध्यक्ष होंगे, सबकी अपनी कमेटी हो गई। सचिव की नियुक्ति कलेक्टर करते हैं। अब करते हैं, किए हैं, नहीं किए हैं, अब यह विषय आप सब समझ गए। तो अब पिछला ढूंढिएगा तो अब विशेष से विकास तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ढूंढना भी चाहिए। लेकिन आने वाला समय में, आज इम्तियाज अहमद साहब आप रोज़ सुनते हैं, हम आपका आभारी हैं। कई लोग कुछ लिख रहे हैं जिस पर हम ध्यान नहीं दे रहे थे, जान के कि समाप्त करना था। नरेंद्र पंडित जी, एक फ़ोन आपकी ज़िंदगी बना सकता है, खोया प्यार प्रेम क्या क्या आप लिखे हैं। चलिए, आपकी बात फ़ोन पर हमसे संपर्क कर लीजिएगा। आप क्या कहना चाहते हैं, सबका स्वागत है। तो अस्थायी समिति की एक महत्वपूर्ण भूमिका है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। इतने लिखा है किताब में, लेकिन सारांश यही है कि पंचायत के अंदर किसी डिपार्टमेंट में कोई भी पदाधिकारी, कोई भी डिपार्टमेंट अगर बेलगाम चल रही है,
कंट्रोल से बाहर हो रही है, तो ग्राम पंचायत की बैठक में उस विषय को लाने के बाद वह विषय प्रस्ताव ले लिया जाएगा और जिस अस्थायी समिति का विभाग बनता है वह अस्थायी समिति स्थल वेरिफिकेशन, स्थल समीक्षा, स्थल जांच रिपोर्ट तैयार करेगी। उस सचिव भी रहेगा। जब वो कमेटी स्थल में जाएगी तो जितने सदस्य और अध्यक्ष और सचिव बेजाब्ते सूचना देकर उस डिपार्टमेंट को जाएंगे, बिना सूचना के नहीं जाएंगे। ये नियमावली आगे है, उसको पढ़िएगा। ये छूट गया था हमसे। वो जिस विभाग में देखना है उस विभाग को 3 दिन पहले नोटिस हो जाना चाहिए। जैसे स्वास्थ्य विभाग में ANM का देखना है कि इस महीना में दवा का वितरण आपने कितना किया, इम्यूनाइजेशन का कार्य, थोड़ा सा इसको बता देते हैं तो और डिपार्टमेंट आप समझ जाइएगा। तो स्वास्थ्य विभाग के ANM का कितना काम है, हर महीना केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से उसको दावा आता है। तो उसको दावा आता है किस बात का, जो गर्भवती महिलाएं हैं या हर महीना रिपोर्ट तैयार करना है कितने महिलाओं का जो है मेंस रुक गया, तो मेंस रुक गया तो उसकी जांच कराइए। गर्भवती हो गई तो गर्भवती है या फॉल्स है तो बीमारी उसी दिन पकड़ा जाएगा। तो यदि गर्भवती है जांच रिपोर्ट में आता है तो उसका उसी दिन से टीकाकरण, उसी दिन से उसकी पोषाहार के लिए वो लिखना, उसकी जो सुविधा मिलता है मिलना, आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीका चला है कि नहीं, आप पंचायतों में भ्रमण करती है नर्स की नहीं, गाँव में जा कर के सबकी दवा इलाज की व्यवस्था स्वास्थ्य उपकेंद्र पर बैठती है कि नहीं। अगर नहीं बैठती है तो इसमें जो कमेटी थी आपको लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण ग्रामीण स्वच्छता समिति, यह कमेटी जाकर घर घर पूछेगी और साथ में ANM भी रहेंगी, सचिव वो भी रहेगा, तब जाकर के वह रिपोर्ट तैयार होगा। इसमें कोई बचेगा? इसी तरह से सब विभाग का जांच करने का, निरीक्षण करने का, पर्यवेक्षण करने का अस्थायी समिति को अधिकार है। लेकिन अस्थायी समिति का अधिकार लाने के लिए ग्राम पंचायत की बैठक अनिवार्य है। अब ग्राम पंचायत की बैठक अगर ग्राम में नहीं हो रही है और उसमें सब विभाग अगर नहीं आ रहे हैं तो अस्थायी समिति का कोई मतलब है? तो अस्थायी समिति का मतलब ग्राम पंचायत की बैठक से है, निगरानी समिति का मतलब ग्राम सभा की बैठक से है, वार्ड सभा की बैठक से है। तो वार्ड सभा होना, ग्राम सभा होना, निगरानी समिति का बैठक होना, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का बैठक होना, तब अस्थायी समिति का वैल्यू होना। अगर ये पीछे नहीं हो रहा है तो भगवान मालिक हैं। विनय मुखिया जी, पंचायती राज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए। आप भी जो है, आपको नमस्कार, इतना पढ़ाई कर दिए विनय मुखिया जी, तो आपको बहुत बहुत बधाई। जितने भी आज व्यूअर्स हैं सबके तरफ से देखिए हमारे लिए लिख रहे हैं कि हम ब्रांड एम्बेसडर हो गए। हमको कितना मुखिया वार्ड सदस्य अब क्या बोलता होगा। काल तो एगो मुखिया जी बड़ी खुश हुए, आप भी खुश थे, कल फोन किए, कई मुखिया लोग बड़ी प्रशंसा किया, कहा कि भाई आप पहले कहाँ थे, बाप रे बाप, तो हम अब की जीतेंगे, आपको पहले बुलाएंगे। अभी तक 20 से ऊपर मुखिया का दावत आ गया है कि आपका हम हाथ जोड़ते हैं कि आप मेरे पंचायत में आइएगा। हम अगर 6 महीना कार्यकाल बढ़ जाएगा तो हम बैठे रहेंगे, सब आप ही को करना है, हम नाम बता देंगे। भीषण मुखिया हमको फ़ोन किया है कि आप सर हम लोग छूट गया, चूक हो गया, हम लोगों से गलती हो गई। ये तो बड़ा हम लोग को पावर है। तो हम लोग जानते थे कि ये सरकारें रोके हुआ है, हमको इस सरकार की किताब छाप के दे दिया। ऐसा ही एक हाई कोर्ट में रीड कर दीजिएगा ना तो राज्य सरकार को समझ में आ जाएगा। कोई जनप्रतिनिधि पंचायती राज का एक हाई कोर्ट में चला जाए कि हमारे अस्थायी समिति का सचिव की नियुक्ति आज तक कलेक्टर नहीं किए हैं, अब इतना बताएंगे तो ये पदाधिकारियों से भी कौन मुकदमा हमरों के जेल में बंद कर देगा कि सब पोले खोल देगा। तो छोड़िए ये सब, हम ज़्यादा बोल देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो चलिए, आज बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने हमको सुना। कल का विषय ग्राम पंचायत की बजट सरकार के द्वारा आप कैसे लीजिएगा, ग्राम पंचायत अपना धन कैसे उत्पादन कर सकता है, कौन कौन टैक्स लगा सकते हैं, ग्राम पंचायत में सरकार जहां नहीं भी ध्यान ले गई है उस काम को करके पंचायत को धनी कैसे बना सकते हैं, किससे किससे सहयोग ले सकते हैं, इसकी क्या कारारोपण होगा, ये सारी सिस्टम पर कल हम लोग चर्चा करेंगे कि इसकी संपत्ति कहाँ से आएगी। ये भी एक अच्छी विषय है, ये भी हम लोगों को जानना चाहिए। कल का ये विषय रखेंगे, ग्राम पंचायत कैसे बहाली कर सकती है, ग्राम रक्षा दल की बहाली कैसे कर सकती है, चोरी भी बंद हो जाएगा ग्राम रक्षा दल, उसकी पैसा कहाँ से आएगा।
एक प्रयास करेंगे। इतना दिन बोल रहे हैं तो ग्राम पंचायत को कुछ और ताकत दे देना चाहिए। और परसों हम बताएंगे पंचायत सेवक और कार्यपालक पदाधिकारी, बीडीओ और कलेक्टर का कितना अधिकार है। ग्राम इतना पावर दिया है सरकार, तो कुछ तो होगा कलेक्टर के हाथ में अधिकार, तो इसको भी जानना पड़ेगा। और नहीं तो इतना पावर दे के बौरा जाइएगा, तो ऐसा नहीं है कि पदाधिकारी के हाथ में ताकत नहीं है, एक दिन में डांड में रास्ता लगा के बांध देगा, तो वो भी है। तो उसके भी अधिकार को जानना पड़ेगा, अपने अधिकार को जानना पड़ेगा। आना तो खाली आप ही के अधिकार को पढ़ा दिए, आप पंचायत सेवक, बीडीओ, कलेक्टर, कमिश्नर, इसका क्या अधिकार है? क्योंकि नियमावली हमने पहले भी बताया था, नियमावली बनाता है प्रशासनिक पदाधिकारी और कानून बनाता है जनप्रतिनिधि लोकसभा और विधानसभा में। तो दोनों का समन्वय जानना और पदाधिकारियों की बात को जानना न पड़ेगा। हम अपनी बात जान गए कि हम नेता है, प्रशासक हैं, तो शासक का क्या भूमिका है हम परसों चर्चा करेंगे। कल हम पंचायत के बजट पर, पंचायत को धनी कैसे बनाया जाए, आत्मबल कैसे मजबूत हो, मुखिया कैसे मजबूत हो, लगे कि यहाँ भी धन है वहाँ भी धन है, क्योंकि बिना पैसा का कुछ नहीं होगा, सब भाषण बेकार हो जाएगा। आपके पैसा नहीं हो, कोई बीमारी हो जाए, कोई बात हो जाए, तो लगते हैं घूमने दिन भर कर्जा मांगने के लिए। तो पंचायत को भी भीख मांगा रहेगा, कुछ थोड़ी होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, सभी हमारे व्यूअर, सुनने वाले। और सबसे निवेदन है कि यदि अच्छा लगता है विनय मुखिया जी, आप सब प्रशंसा कर रहे हैं अमित जी, तो आप अपना अपना शेयर करिए ना, हमारे इसको देख के उसको शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप पे जाता है तो उसको 10 ग्रुप में भेज दीजिए। यूट्यूब पर अगर है तो वहाँ जो है सब्सक्राइब करिए। अरे हमको ही फॉलो वॉलो क्या क्या है सब करते रहिएगा, तो थोड़ा हमको भी मन लगेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सलाम।